हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इनको एक बार हम क्विक रिवीजन के तहत हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट आपके लिए बूस्टर सीरीज़ के तहत, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, सभी कमिश्नर और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में दोनों परचेज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ जो है पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में कोई एक पीडीएफ जो है परचेज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इस वीडियो में हम जो जितना भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन और टॉपिक डिस्कस किए थे, अगर इनमें से क्विक रिवीजन में कोई टॉपिक छूट जाता है तो आपने वो प्रीवियस वीडियो जो है वो हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर की वो आपने ज़रूर देख लेनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के 20 क्वेश्चन जो हैं, टोटल जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो हैं, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जैसे ग्रामर से रिलेटेड होंगे। और 5 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एक पैराग्राफ जो है वो दे दिया जाएगा, जिसमें आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके जो क्वेश्चन है नीचे पूछे होंगे वो अपने पैराग्राफ से पढ़कर जो है उनके आंसर देने हैं। तो वो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपने बिल्कुल एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से उस पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड करना है, बिल्कुल आराम से। तो ये जो मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स, वो आपके फ्री के ही होंगे। बाकी जो 15 जो क्वेश्चन होंगे वे आपके हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करके जो है वो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में यहाँ से जो क्वेश्चन था वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ह्रस्व स्वर जो होते ह्रस्व ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो होते हैं, तो उच्चारण में लगने वाले स्मय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उच्चारण में लगने वाले स्मय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब यहाँ से एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है वो ह्रस्व स्वर है? तो आपने याद रखना है ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम स्मय, यानी कि एक मात्रा का स्मय लगे, कम स्मय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर जो है वो कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। तो आपने बस इतना याद रखना है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, टाइम जो है वो कम लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, इनके लिए जो उच्चारण के लिए इनका टाइम जो है वो कम लग रहा है, तो इनके उच्चारण में जो स्मय लगता है उसे एक मात्रा का स्मय कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में स्वरों में से कौन-सा ह्रस्व स्वर है? तो आपने ये याद रखना है ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम स्मय लगता है और इनके उच्चारण में जो स्मय लगता है उसे एक मात्रा का स्मय कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो स्मय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक मात्रा का स्मय कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक स्मय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी कि 2 मात्रा का जो स्मय लगता है उसे दीर्घ स्वर जो है वो कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनके उच्चारण के लिए जो है, इन स्वरों के उच्चारण के लिए जो है वो स्मय जो है वो थोड़ा ह्रस्व ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक स्मय लग रहा है।
तो इसे जो है वो दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, उन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। ये आपने याद रखना है। ये आपको कंसेप्ट जो है, टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में ही, इस साल भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शब्दों के बारे में। तो तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन आपको, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी आप देख सकते हो। तो तत्भव और तत्सम शब्द जो हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 101% जो है पूछा जाता है। तो बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, ठीक है? तो तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान। तो यहाँ उससे जो तात्पर्य है वह संस्कृत के समान है। तो बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो था वो संस्कृत में होता था। ये आपने याद रखना है। तो हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में होता था। इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनैः शनैः, रवि, स्वप्न। तो ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है कि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो था वो संस्कृत में होता था। उन्हें तत्सम शब्द जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तत्भव शब्द के बारे में। तो तत्भव शब्द जो होते हैं उसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो तत्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। जैसे सप्त से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्र से पत्ता, मयूर से मोर। तो ये जो है आपके तत्भव शब्द होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो तत्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तत्सम शब्द और तत्भव शब्द का। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 101% जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एचपीयू बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, उसमें जैसे थे हिंदी के कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो ऐसा नहीं है कि एचपीयू में नहीं पूछे जाएंगे। एचपीयू में पूछे जाएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एचपीयू का जो ऑफिशियल सिलेबस आया था एचपीयू बीएड एंट्रेंस का, उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के। तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि एचपीयू बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको आएंगे ही 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 आएंगे, 40 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। तो देशज शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों के स्रोत जो हैं वो अज्ञात हैं, मतलब जिन शब्दों के जो स्रोत हैं जिनका पता नहीं है कि वे शब्द कहाँ से आए हैं, अज्ञात हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जनभाषाओं में होता है। अब कुछ देशी शब्द हैं जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू। ये ऐसे शब्द हैं, ये देशी शब्द हैं। इनके जो स्रोत हैं इनका पता नहीं है ये शब्द कहाँ से आए हैं। तो इन शब्दों के जो स्रोत हैं वे अज्ञात हैं, हमें पता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आगत शब्द के बारे में। तो आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वे होता है आया हुआ। तो आगत के शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द जो हैं वो समा गए हैं। जैसे अरबी शब्द है अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतजार, इंसाफ, इम्तिहान। ये जो है वो आपके आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। तो आगत शब्द को तो पहले आपने इतना याद रखना है, आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, अंग्रेजी शब्द जैसे आपको पता है स्कूल जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आगत शब्द के बारे में हमने बात कर ली, विदेशी शब्द भी नहीं कहा जाता है, देशी शब्द के बारे में भी हमने बात कर ली। उसके बाद आते हैं एक संकर शब्द। संकर शब्द जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संकर शब्द जो होते हैं वे कौन से होते हैं?
तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है। जैसे हिंदी में ऐसे अनेक अनेक शब्द हैं जो हिंदी, अरबी, हिंदी, फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी है। तो रेलगाड़ी जो है वो आपका कौन सा शब्द है? ये संकर शब्द है। पानदान की बात करते हैं। पान जो है हिंदी शब्द है, दान जो है वो फारसी शब्द है। तो ये कौन सा शब्द हुआ? पानदान जो है वो आपका संकर शब्द है। छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, दार जो है वो फारसी है, तो ये छायादार जो है वो आपका संकर शब्द हुआ। सीलबंद जो है, शील अंग्रेजी है और बंद जो है वो फारसी है, तो ये जो आपका शब्द हुआ सीलबंद, ये आपका संकर शब्द है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा संकर शब्द कौन से होते हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चाहे आपको आपसे एग्जाम में तत्व तत्सम शब्द पूछे, विदेशी देश से शब्द पूछ लें, लेकिन यहाँ से 101% जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं। तत्सम मेनली जो है हमने देखा है प्रीवियस के ईयर के एग्ज़ाम में कि मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे तत्सम और तत्भव के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का आपको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? तो ये बे लघुत्तम शब्दांश है जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे अधर्म हो गया, धर्म शब्द के आगे जो है वो उपसर्ग है। ईमान के आगे बे लग गया, बेईमान, बे जो है वो आपका उपसर्ग है। कपूत, क प्लस पूत, तो क जो है वो आपका उपसर्ग है। तो आपने याद रखना है उपसर्ग जो होते हैं ये वे लघुतम शब्दांश होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग हो गया, तत्व उपसर्ग हो गया और आगत उपसर्ग हो गया। ये जो है वो आपके हिंदी में 3 प्रकार के ये जो हैं वो आपके उपसर्ग हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में थोड़ा हम डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है समास के बारे में। तो समास के जो भेद हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ये समास के 6 भेद हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो इस समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है तत्पुरुष समास में, इस समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वो गौण होता है। एग्जाम्पल से समझे जैसे युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध प्लस क्षेत्र हो गया, युद्ध का क्षेत्र। ये कौन सा आपका समास है? तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो गया। तो ये आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ये आपने याद रखना है। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील कमल समस्त पद, इसमें विशेषण जो है वो नील है, कमल जो है वो विशेष्य है, तो विग्रह क्या होगा? नीले रंग का कमल हो गया। काली मिर्च, काली जो है वो विशेषण है, मिर्च जो है वो विशेष्य है, तो काले रंग की मिर्च हो गया। ठीक है, तो कर्मधारय समास कौन से होते हैं? कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास जो होता है वे कौन सा होता है? तो जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची शब्द हो और वहाँ द्विगु समास होता है। बस अपना आपने इतना याद रखना है। द्विगु समास जो होता है वो जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास जो है वो प्राय समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा जो है वो 4 राहों का समाहार हो गया। ये आपका द्विगु समास है। तो द्विगु समास कौन सा हुआ? जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर द्विगु समास जो है वो होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास जो होते हैं वे कौन सा होता है?
तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो हैं वो आपके गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विशेष विषय में कुछ संकेत करते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे समस्त पद पीताम्बर है, पीत जो है गौण शब्द है, गौण पद जो है वो अंबर है, और विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, तो अन्य पद क्या होगा कृष्ण, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जो है, ठीक है। दशानन, इसमें क्या होगा दश, दश प्लस आनंद हो गया, विग्रह क्या होगा 10 है आनंद जिसके, अन्य पद क्या होगा अर्थात रावण, रावण के 10 आनंद थे, 10 शीश थे, ये आपको पता होगा। बात करते हैं नीलकंठ के बारे में, नील प्लस कंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, तो अन्य पद क्या होगा भगवान शिव होगा। गजानन, गज प्लस आनंद, गज के समान आनंद है जिसका, तो वो भगवान गणेश होंगे, ठीक है। गिरिधर, गिरि प्लस धर यानी कि गिरि को धारण करने वाला, तो गिरि को धारण करने वाला यानी कि भगवान कृष्ण हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास जो होते हैं, इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, ये आपने याद रखना है। तो द्वंद्व समास जो होते हैं, इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद होंगे आपके भाई बहन, विग्रह क्या होगा भाई और बहन हो गया, पाप पुण्य हो गया पाप और पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया सुख और दुख हो गया, भला बुरा भला या बुरा, रात दिन रात और दिन, दो चार दो या चार, ठीक है, ये आपने याद रखना है द्वंद्व समास के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अव्ययीभाव समास जो होता है, इस समास में पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया। तो पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, ये आपने याद रखना है। तो अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, इस समास में पूर्व पद जो है वह अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। तो पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी। तो इनमें कौन सा समास है, साफ साफ और जल्दी जल्दी में अव्ययीभाव समास है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद, उसके बाद आपको ये थोड़ा विशेषण का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। इजी लैंग्वेज में इसको हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे महेश, दिल्ली, पशु, मिठास, ये जो है आपके इसे ये संज्ञा के उदाहरण है। बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है। जैसे कृष्ण, दिल्ली, गंगा आदि, ये जो है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हुई, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे स्त्री, पुरुष, पशु, नगर आदि जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, जो शब्द किसी के धर्म, अवस्था, भाव, गुण, दोष आदि प्रकट करें उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मिठास, मानवता, सत्यता, ये जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस कर रहे हैं इनको। तो सर्वनाम जो होते हैं वे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। इस वाक्य में मोहन के साथ के स्थान पर उसके शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, जिससे वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर की वस्तु का निश्चय होता है, जैसे यह, ये, वह, वे, जो है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इस सर्वनाम से किसी पुरुष एवं वस्तु की निश्चित ज्ञान नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अनिश्चयवाचक यानी कि इस सर्वनाम से किसी पुरुष एवं पुरुष एवं
वस्तु का निश्चित ज्ञान जो है वो नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं, इस सर्वनाम में दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने और कुछ जानने के लिए होता है, जैसे कौन, क्या, मैं, आप कौन हैं, मैं क्या करूँगा, ये जो है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं, वे तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तो ये आपका कौन सा सर्वनाम है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बात करते हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। ये आपने याद रखना है। विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप होते हैं। विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे ऊंचा कद, लाल आंखें, बहुत लोग, कई लड़कियां, मोटा आदमी। इनमें ऊंचा, लाल, बहुत, कई, मोटा जो है वो विशेषण है, और कद, आंखें, लोग, लड़कियां, आदमी जो है वो आपके विशेषणों के विशेष्य हैं। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के जो होते हैं वो आपके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, और सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसको थोड़ा हम डेफिनेशन से बात लेते हैं। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का है, वे गुणवाचक है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तो ये आपका गुणवाचक है, ये आकार और बोध को बता रहा है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, ये रंग सूचक है, ठीक है। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, मजदूर भारी बोझ से दबा जा रहा था। तो ये जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है, और ये विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराता है, उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए, वे संख्यावाचक विशेषण जो है वो कहलाते हैं। जैसे उनको आने में अभी 15 दिन शेष हैं, ठीक है। तो ये 15 जो है वो आपके संख्यावाचक है। खेल प्रतियोगिता में मोहन तीसरे स्थान पर आया, तो तीसरा जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। उसके पास आधे पैसे जो है वो रह गए हैं। इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती, सब लड़कों ने उसका ध्यान रखा, ठीक है। तो ये जो है वो आपके संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का जो है वो हमें बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण जो है वो कहलाते हैं। और संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वे आपके दो प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक संख्यावाचक और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध होता है, जैसे 15, तीसरा, आधा, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं उसमें हमें संख्या का निश्चित बोध होता है, हमें संख्या का जो होता है वो हमें एग्जैक्ट पता होता है, जैसे 15, 30, 45, ठीक है। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, अपितु संख्या का अनुमान कराने वाले रूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे कई, कुछ, सब, काफी, सैकड़ों, 10, 20, ठीक है। ये आपके अनिश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे छात्र कक्षा में प्रथम आया है, ये मकान बड़ा है, वहाँ कौन आदमी जा रहा है। तो ये आपके सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है, उसे सर्वनामिक विशेषण जो है वो कहा जाता है। विशेष्य की बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विदुषी रमा, रमा विशेष्य है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्रिया के बारे में बात करते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना
या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, पूजा लिखती है, कमला लिखती है, ये जो है वो आपके क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के जो भेद होते हैं वे 2 भेद होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद जो होते हैं वो आपके 2, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो ये आपने याद रखना है क्रिया के जो भेद हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर कोई टॉपिक छूट गया, जैसे संधि जो टॉपिक था वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो अपने प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है वो सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के, वो वीडियो भी आपने ज़रूर देख लेनी है। एक तरह का आप आज की वीडियो जो है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत आज हमने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने क्विक डिस्कस किए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के, इन टॉपिक्स के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टॉपिक से। तो आपको पता है कि आपको 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसमें आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ठीक है, जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए। 5 जो क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 5 जो क्वेश्चन होंगे आपको फ्री के मार्क्स होंगे। इसमें आपको एक पैराग्राफ जो है वो दे दिया जाएगा और नीचे 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और बोलेंगे कि इस गद्यांश को, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो वो आपने बिल्कुल आराम से देने हैं और पैराग्राफ को 2 या 3 बार ज़रूर रीड करना है। ऐसे जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन नहीं करने हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ग्रामेटिकल पूछे जाएँगे, ठीक है? जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई इस क्विक रिवीजन में कोई टॉपिक जो है अगर छूट गया है, तो जैसे संधि का टॉपिक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, वो अपने प्रीवियस, जो मैंने इससे पहले जो हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर की जो वीडियो बनाई थी, एक तो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे एक वीडियो में, और एक वीडियो में हमने जो था वो क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे, और उन क्वेश्चन में भी हमने उनको क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो आपने वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेनी है। और क्विक रिवीजन के तहत अभी तक हमने एचपीजी के और नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की जो वीडियोस देखी हैं, क्विक रिवीजन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो क्विक रिवीजन की जो वीडियोस हैं वो आपने स्किप नहीं करनी है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन वो भी परचेज़ करना चाहते हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के भी क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। अगर आपने दोनों परचेज़ करनी है, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों परचेज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको ₹100 जो है वो आपको पेड करने होंगे इसी नंबर पे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है विद आंसर की जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप इन दोनों में कोई एक ही परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मात्र ₹50 जो हैं एक के पेड करने होंगे। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन की 2 पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको कमीशन और कमेटियाँ विद ईयर कि कौन सी कमेटी किस वर्ष आई थी वो आपको देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है, और मात्र आपने ₹100 पेड करने हैं दोनों के। अगर आप एक ही पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हो, तो आपको मात्र ₹50 जो है आपको पेड करने होंगे। और आपको, अगर आपने जैसे पेमेंट पेड कर दिया है, तो आपको उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जैसे गर्ल्स का जो है वो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, और बॉयज़ का जो है वो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें फिर आपको जो अपडेट्स वगैरह होंगी, कोई भी क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं क्विक रिवीजन के तहत हमने
थोड़ा उनको क्विक डिस्कस किया जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के एग्ज़ाम में जो कि 20 जून को कंडक्ट किया जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 200 प्लस वीडियो जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।